बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं और मैंने करवा दिया आपको, पर मैं अब आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। कल से मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा। आज मेरे पास आपके लिए रिवीजन है दोबारा से। रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए, आपको दोबारा से रिन्यू हो जाए पूरे का पूरा चैप्टर। बेटा आप ध्यान से सुनिए कि भी एग्जाम्पल बताओ जी। एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। एम्फोटेरिक होता है Cr2O7। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। और CrO3 जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। फिर 3D ट्रांजिशन सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में उन्होंने डिस्कस करने के लिए बोला था। मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बेटा। जितना ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। स्टार्टिंग में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। फाइनली फिर मेल्टिंग पॉइंट घटता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मेटालिक बॉन्ड बनेंगे। जितने मेटालिक बॉन्ड होंगे उतना उसको मेल्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपको डिस्कस करने के लिए है कि एटॉमिक साइज डिस्कस करो जी। एटॉमिक साइज डिस्कस करो F4F इनर ट्रांजिशन सीरीज का। तो सबसे पहले तो आप ये बात नोट करिए कि भाई यहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन करके सिर्फ मैं आपको ना हिंट दे रहा हूँ, छोटे छोटे मैं आपको हिंट के साथ साथ आपको मैं टॉपिक को समझाने के लिए छोटे छोटे आपको मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ जो मेन बेसिस होंगे उस क्वेश्चन के आंसर का। तो अगर आपको कोई भी पूछ ले 4F का साइज डिस्कस करो, 5F का साइज, आपने बोलना नहीं, सबका साइज सेम होता है। अगर तो 4F ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा तो बोल देना जी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। अगर आप 5F के बारे में पूछ रहा तो बोल देना एक्टिनाइड कंट्रैक्शन करके। फिर आपको यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव, ट्यूटियम 2 पॉजिटिव दी हुई हैं। इनमें पूछा कि सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो आपको पता ही है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि Ce4 पॉजिटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि Ce4 पॉजिटिव में क्या होता है, सारे ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं 4F 5D 6S। फिर आपको बताया हुआ है जी यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और फिर आपसे उनके बेस पे क्वेश्चन पूछा कि आयरन और कॉपर में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा बेटा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आयरन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस करके इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है जी मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है +3 से। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो बेटा आप ध्यान से देखिए वो 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आता है। जो 3D5 होती है वो हाफ फिल्ड फुली स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। फिर आ गया जी फॉस्फोरस और वेनेडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर इन दोनों के रीज़न अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? एक बात तो पक्की है बेटा कि जहाँ पे भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का होना, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का होना। तो देखो जी, अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस और वेनेडियम दोनों को कंपेयर करें तो फॉस्फोरस के पास जी खाली डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और वो खाली डी ऑर्बिटल हेल्प करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने में। अब अगर वेनेडियम की बात करें तो बेटा वेनेडियम में हमारे पास डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है और एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है। 3D एंड 4S इन दोनों की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी एनर्जी आप 3D में से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगाओगे उतनी ही एनर्जी में 4S में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दोनों में डिफरेंट रीजन क्या हुआ? पहले में तो ये रीज़न ये हुआ जी कि फॉस्फोरस अपने खाली डी ऑर्बिटल में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन भेज देता है, इस करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम का डी ऑर्बिटल के साथ साथ एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, इस करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो दोनों में डिफरेंट रीज़न है, एक रीज़न नहीं है।
क्या डिफरेंट रीजन है? फास्फोरस अपना खाली डी ऑर्बिटल यूज करता है और वेनेडियम अपना डी ऑर्बिटल भी यूज करता है और एस ऑर्बिटल भी यूज करता है, क्योंकि एस और डी दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? सेम। फिर क्वेश्चन है सिल्वर पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इनमें से कौन कलर्ड होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है, वही कलर्ड होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो कोबाल्ट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके कलर्ड होगा, क्योंकि सिल्वर प्लस में तो देख लो जी 4d10 5 है, 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब जब 4d10 हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ ईच वन ऑफ द अबव आयनिक स्पीशीज इज इन टर्न प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हाउ विल इट रिस्पॉन्ड? अगर सभी इन स्पीशीज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करे तो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? सो बेटा ऑब्वियसली वही रिस्पॉन्ड करेगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोबाल्ट के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके जी ये तो कलर्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी रिस्पॉन्ड करेगा। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 3d7। अब अगर आप सिल्वर पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव को देखो, सिल्वर पॉजिटिव फुली फिल्ड है, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव खाली है पूरी की पूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके लिए, व्हाट इज मेंट बाय डिसप्रोपोर्शन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बेटा एक ही मेटल की ऑक्सीडेशन होती है और एक ही मेटल की रिडक्शन। ये देखो जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 6, बाद में एक मॉलिक्यूल में बन गई है 7वें पहुंच गई और दूसरे वाले में 4 में पहुंच गई। सो एक ही मेटल की जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, और ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम्पल के लिए। फिर अगला क्वेश्चन फिर आपको आ गया बेटा, यहाँ पे आपको ढेर सारे कटायंस दिए में पूछा हुआ है कौन सा इसमें कलर्ड है। आपको सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया वो हमारा कलर्ड हो जाएगा। सो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे वेनेडियम 2 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या हो गए? कलर्ड। अच्छा, सीरियम टेट्रा पॉजिटिव आयन एक्वस सोल्यूशन में क्यों बनाता है, क्या रीजन है? अब अगर आप सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखो क्या है, 4f1 है, 5d1 है, 6s2 है। 4f1 5d1 6s2, अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता सीरियम, यानी अगर ये टेट्रा पॉजिटिव स्टेट में पहुंच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो इस करके जो सीरियम है वो हमेशा टेट्रा पॉजिटिव आयन बनाता है, ताकि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जो आउटर मोस्ट शेल्स में प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ओके, नेक्स्ट है जी, सेकेंड एंड थर्ड नंबर मेंबर इन ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है वेरी सिमिलर एटॉमिक रेडियस। का तो आंसर आपको पता ही है, जहाँ पे भी आपको सिमिलर एटॉमिक रेडिया के बारे में बात आए तो आंसर आपका होगा लेंथन एंड कंट्रैक्शन। क्या आ गया बेटा, वाई डू ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल होता है और जो एस ऑर्बिटल होता है उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एनर्जी का। फॉर एग्जांपल 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। तो फाइनली क्या होता है, ये जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अप्लाई करते हो डी में, तो साथ में एस के भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इस करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर उसने बोला जी कोई एक ऐसे कंपाउंड का बताओ जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हो, +7 हो, तो जी KMnO4। KMnO4 है आंसर है। MnO के ऊपर -2 का चार्ज होता है, -2 × 4 -8 इधर हो गया। पोटाशियम पे +1 का होता है, 8 में से 1 माइनस कर दो, +7 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, स्कैंडियम सॉल्ट जो होते हैं वो वाइट क्यों होते हैं? स्कैंडियम सॉल्ट वाइट इसलिए होता है क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट, जो पहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5d की हमेशा ज़्यादा क्यों होती है 3d और 4d से? इसका रीजन बताइए। ठीक है, इसका रीजन है जी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने के कारण साइज में ज़्यादा चेंज नहीं आता,
तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाता है। फिर आगे, द एलिमेंट ऑफ डी सीरीज एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन एलिमेंट ऑफ एफ सीरीज बिकॉज बेटा डी सीरीज के जितने भी यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो डी और एस ऑर्बिटल पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। जबकि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनके अंदर बेटा एफ की एनर्जी में, डी की एनर्जी में और एस की एनर्जी में बड़ा डिफरेंस होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एफ में ही आप इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा कर सकते हो, एस और डी के इलेक्ट्रॉन नहीं छेड़ सकते। ये देखो, आप यहाँ पे देखो मेरे साथ, हाँ जी ये वाला देखिए, ये देखिए ज़रा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करो सीरियम की, 4f 5d 6s, ये तीनों जो ऑर्बिटल है ना बेटा, इन तीनों की एनर्जी डिफरेंट है। इसके करके इन डिफरेंट एनर्जीज के करके आप अगर f में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो d और s में से नहीं निकलेगा, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस है। जबकि डी ऑर्बिटल सिस्टम में अपना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता, 4d और 3d और 4s के बीच में ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, तो वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डी और ट्रांजिशन में मिलेगी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं मिलनी देखने को। फिर एक कॉपर प्लस सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं, कॉपर 2 प्लस वाइट होते हैं, कलर्ड होते हैं। क्यों? कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d10 4s1। अब अगर आप कॉपर को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे तो बन जाएगी 3d9, आ गया एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी करके कॉपर प्लस में हमारे पास 3d10 होता है, कॉपर 2 प्लस में 3d9 होता है, क्योंकि कॉपर प्लस में हमारे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस करके वो कलरलेस होता है। जबकि कॉपर 2 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके वो क्या होता है? कलर्ड। समझ आई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव कौन पैरामैग्नेटिक होगा? बेटा वही होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके वो पैरामैग्नेटिक भी होगा, कलर्ड भी होगा। वेनेडियम और मैंगनीज किस में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी? मैंगनीज में, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फिर बेटा आपको एक मैंने क्वेश्चन करवाया था K2Cr2O7 की प्रेपरेशन, ये भी आपने क्रैम करना है, ठीक है। फिर पैरेललोसाइड से प्रिपेयर करना, वो भी आपने क्रैम करना, ये क्रैमिंग वाले क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, Cr2O7 2 नेगेटिव का सॉल्ट बनाना। ये डायग्राम आपने, स्ट्रक्चर आपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं जिसमें एफ ऑर्बिटल भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों में डिफरेंस बताओ। पहले वाले में ट्रांजिशन में डी ऑर्बिटल भरा जाता है और इनर ट्रांजिशन में एफ ऑर्बिटल भरा जाता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है? एक स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनाइड जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट। सो सीरियम से ल्यूटिटियम तक आप नोटिस करोगे एटॉमिक नंबर चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए पर साइज सबका सेम रहता है। अब इसकी कॉज क्या है? डिफ्यूज शेप ऑफ डी एन एफ ऑर्बिटल। सो जो 4f ऑर्बिटल होता है उसकी डिफ्यूज शेप होती है, जिसके करके शील्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो साइज इतना ज़्यादा कम नहीं होता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की सेम हो जाती हैं, उनको सेपरेट करना टफ हो जाता है हमारे लिए, हम उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, why the decrease in radii of transition element is not as pronounced as those in representative element? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें हमें एक प्रॉपर ऑर्डर क्यों नहीं मिलता? प्रॉपर ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बेटा डी ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप होती है, इस करके हमें कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं मिलती। और ट्रांजिशन एलिमेंट में जितने भी हमें कोई भी प्रॉपर्टी देखे वो हमें इरेगुलर मिलेगी। मतलब ऑर्डर में कुछ नहीं मिलने वाला। अब अगर आपको यहाँ पे आया हुआ हो हमारे पास के भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी प्रॉपर ऑर्डर में क्यों नहीं चलती? ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी आपको इतना ज़्यादा
एरर क्यों मिलता है ट्रांजिशन एलिमेंट में? रीज़न है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डी ऑर्बिटल होता है, फॉर एग्जांपल 3d और 4s, उनमें एनर्जी डिफरेंस नहीं होता। सो इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीडम होता है, कभी वो 4s में जंप कर जाता है, कभी 3d में जंप कर जाता है, तो वो इधर उधर अपनी मर्जी से जंप करता है। इस करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमेशा इरेगुलरिटी में देखने को मिलती है। फिर अगेन इनर ट्रांजिशन वाला हमने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमें बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करने के लिए बोला लैंथेनाइड की और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे क्यों डिपेंड करती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन निकालने से हाफ फिल्ड हो रही है या खाली ऑर्बिटल बन रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। मैंने करवाया हुआ आपको। फिर जी पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट? मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर फ्रॉम लाइगेंड। इनकी कैटालिटिक बिहेवियर क्या होता है? एक तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबल शो कर सकते हैं ये, ऊपर से इनका जो सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो एक अच्छा कैटलिस्ट हमेशा सरफेस एरिया उसका बड़ा होना चाहिए और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता हो, तो बात बन जाएगी। फिर बेटा मेजर क्वेश्चन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस आपने अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद हमारे पर रिपीट ही थे मैक्सिमम क्वेश्चन। सो आई डोंट थिंक और कोई हमारे पास यहाँ बच रहा है। सो ये बेटा फाइनली हमारा आज एंड अप हो गया पूरा चैप्टर। मैंने आपको रिवीजन करवा दिया और लास्ट वाला भी आपको अगर देखिए जी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अबव ऑल वो ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सरफेस एरिया उनमें ज़्यादा होता है, तो वो एक अच्छा कैटलिस्ट बन जाते हैं। फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड होती है। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण उनके बॉन्ड बनते ही नहीं है, वो मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। और फाइनली क्या हो जाता है? फाइनली ये होता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग ही नहीं होती उनके बीच में, ठीक है। तो अगर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो बॉन्डिंग तो होएगी नहीं। फिर गोल्ड क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? अगर हाँ तो क्यों? क्योंकि जी गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 5d10 6s1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन आप 6s से निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन डी से निकालोगे, आ गया आपका डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड। क्योंकि गोल्ड की कटायनिक ऑक्सीडेशन, कटायनिक स्टेट में उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इस करके वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। अदरवाइज नहीं मानते, क्योंकि गोल्ड 5d10 है, बिल्कुल कॉपर की तरह। कॉपर 3d10 होता है, पर जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, कटायनिक स्टेट में जाता है, तो जैसे वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ गोल्ड में भी आ रहा था, 5d8 हो गया। देखो, इस करके गोल्ड एक ट्रांजिशन एलिमेंट गिना जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। कल बेटा नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके साथ, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो वो मैं आपको कल स्टार्ट करवा दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छे से हो जाएगा। फिर एक इंटरेस्टिंग बात बतानी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि अलग अलग मेथड में जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज़ हुए हैं, बताओ। आयरन यूज़ होता है हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट की फॉर्म में, प्लेटिनम यूज़ होता है ओस्वाल्ड प्रोसेस में जिसमें नाइट्रिक एसिड बनता है, B2O5 यूज़ होता है अपना H2SO4 की मैन्युफैक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, और निकल और पैलेडियम का पाउडर यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन में। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं। क्यों यूज़ हो रहे हैं? एक तो ट्रांजिशन मेटल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस करके दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सो बेटा ये मैंने आज आपको आपका लेक्चर पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया, पूरा चैप्टर। रीज़न क्या था? मैं नया चैप्टर शुरू करवा सकता था, पर मैं आपको 2 दिन देना चाहता था कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपके माइंड में ये चैप्टर सेट हो जाए। सो कल नया चैप्टर शुरू होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री
चैप्टर 9। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।